मैं हूं अस्मिता। कोरोना अफेक्ट्स इस नए शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं एमडी चेस्ट, एमडी फिजिशियन एंड ब्रोंकोस्कोपिस्ट डॉक्टर अनिल मड़केसर। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारे आसपास और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस कितना फैला हुआ है, तो उसी टॉपिक पे आज हमें प्रॉपर गाइड करने हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल मड़केसर। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। हेलो एवरीवन। जैसे कि मैं बता रही थी कि हमारे आसपास सांगली में हो या पूरी दुनिया में हो कि बहुत कोरोना वायरस का बहुत सारा जैसे कि लड़ाई चल रही हो, तो आपको इन्हीं सारी कंडीशन पे क्या कहना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो कोरोना की बीमारी फैल रही है भारत में, अभी लास्ट वीक से थोड़े मरीज ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन इफ वी कंपेयर यूएस या यूके या स्पेन, इटली, भारत में इतना फैलाव नहीं है। फिर भी लास्ट वीक या लास्ट 2 वीक्स के जो मरीज है, नंबर है, उनको नज़र में रखते हुए हमें अभी भी लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। ये बीमारी इतनी शायद नहीं फैलेगी जैसे कि यूएस में है। फिर भी अगर यूएस जैसी नंबर ऑफ केसेस बढ़ गई तो बहुत ही प्रॉब्लम की बात हो सकती है। तो हम सभी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, मेरे जैसे डॉक्टर के लिए, हमारे जो स्टाफ है उनके लिए, सभी के लिए आपको घर में रहना चाहिए, आपको लॉकडाउन में रहना चाहिए। उनके जो नियम है उनका पालन करना चाहिए, सभी को मास्क लगाना चाहिए। हम इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। फिर भी मेरा जो मैसेज है, पहला वाला मैसेज, कि लॉकडाउन में रहिए, सब नियमों का पालन कीजिए, डरने वाली बात नहीं है, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। प्रिकॉशंस अगर ली तो आपको कोरोना डरावना नहीं लगेगा। अगर आप नियमों का उल्लंघन करोगे तो कभी भी वो आ सकता है, और क्या आप पर बीती जा सकती है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सो टेक प्रिकॉशंस, रिमेन सेफ इन द हाउसेस, सो यू विल बी हैप्पी। ये जो आपने इंफॉर्मेशन दी हमें कि जैसे कि वो हमारे सांसों के थ्रू गले में जाता है, फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है और लंग्स पे अफेक्ट करता है, और एक के बाद एक हमारे पूरे बॉडी पार्ट जो है वो अफेक्ट करने लगते हैं। तो बेसिकली ये जो वायरस है वो किसी एक ही पर्टिकुलर पार्ट पे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, जैसे कि हमारे लंग्स है, या पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे? ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स है, ये जो हम सांस लेते हैं, ये सांस ये नाक से अंदर जाता है और गले से उतर के सांस की जो नलियां रहती है, वी कॉल इट एज अ ब्रोंकियल ट्री, यानी कि पेड़ जैसा रहता है। अगर ये पेड़ के जो डालियां रहते हैं वैसा ही वो लंग का स्ट्रक्चर रहता है। ये स्मॉल एयरवेज देयर। सो हम जब सांस लेते तो यहाँ से अंदर जाता है और फेफड़े में वो मैंने जब बताया कि ड्रॉपलेट्स पार्टिकल जो है, ड्रॉपलेट न्यूक्लिया है, तो अंदर जाते समय ये सांस नलिका में रुकते हैं और उधर से ही ये तकलीफ शुरू होती है। लंग पे जो आते हैं, लंग में भी ये तकलीफ होती है। मेन सिस्टम विच इज अफेक्टेड, जो महत्वपूर्ण जो सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि फेफड़े हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारी अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो यहाँ से ही उसको हमारी सिस्टम भगा देती है। हमारे जो वाइट सेल्स है उसको वो एंगल्फ दे, यानी कि वो खाते हैं, उनको वो वायरस को खाते हैं। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि वायरस अगर ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा नंबर में है और हमारे वाइट सेल्स वीक है या हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, जैसे कि मैंने बोला वो डायबिटीज़ है या हार्ट की बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी है, पेशेंट बहुत वीक है, वेट बहुत कम है। आज कभी कल ही एक न्यूज़ आ गई है कि यूएस में ज़्यादा लोग ओबेस है, यानी कि बीएमआई उनका 30 से भी ज़्यादा है। तो जो ओबेस लोग हैं उनमें भी ज़्यादा लग रहा है। मैंने जैसे बात की जो वीक लोग हैं, यानी कि इम्यूनिटी कम है, उनमें ये नंबर ज़्यादा दिख रहा है। फिर भी एक ऐसा रिपोर्ट आ गया, ये उसमें सच्चाई जानने के लिए थोड़ा वक्त लेना पड़ेगा। तो
फेफड़े में जाके फेफड़े में सूजन आती है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि हम जब भी कुछ काम करते हैं हमें ईंधन लगता है, ईंधन की जरूरत है। ईंधन दो रूप में आता है, जो खाना खाते हैं उसमें से ग्लूकोज आता है और सांस जो लेते हैं उसमें ऑक्सीजन आता है। तो हमारे ब्रेन को या हमारे सब जो ऑर्गन्स है वो ऑर्गन को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ईंधन की यानी कि ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। तो ये फेफड़े का काम जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे ऑक्सीजन कम होता है। इसलिए फेफड़े से वो सब जगह पहुंच जाता है, फेफड़े के साथ साथ सब जगह पहुंच जाता है। और अभी जो रिसर्च चल रही है, मैंने जैसे कि बताया कि ब्लड वेसल पे असर होता है, एंडोथेलियम पे असर होता है और ब्लॉक्स बनते हैं ब्लड वेसल में, वो एक साथ सभी जगह होता है। इसलिए जो भी पेशेंट दिख रहे उनके हाथ के ऊपर, पाँव के ऊपर रेड स्पॉट्स है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये साथ साथ में होता है और इट डिपेंड्स, ऑल डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स कंडीशंस। पेशेंट की बीमारी, पेशेंट की पहले वाली बीमारी, पेशेंट की इम्यूनिटी, वो जिस प्रकार से वो रोग से लड़ता है, उसकी ताकत क्या है, इसके ऊपर वो डिपेंड रहता है। और इट इज अ प्रोसेस ऑफ 14 डेज। इसका जो असर है ये 14 डेज में धीरे धीरे दिखाई देता है और ग्रेजुअली जैसे कि ये वायरस की संख्या बढ़ती है वो सब ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है, सब ऑर्गन पे जाता है और मल्टी ऑर्गन फेल्यूर होता है, मल्टी सिस्टम फेल्यूर। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मुंबई में जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहे हैं उसमें आप जब स्क्रीनिंग करते हो पेशेंट के तो उनका SpO2 यानी कि O2 सैचुरेशन लेवल, पल्स ऑक्सीमीटर नाम का एक छोटा मशीन रहता है, वो लगा के अगर वो 94% के से ज्यादा है। अच्छा, जैसे कि सर आपने हमें बताया कि अगर मेडिकल कंडीशन वाले लोग होंगे तो वो किसी भी एज ग्रुप के हो सकते, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो मिडिल एज वाला हो या फिर बूढ़े लोग हो, तो उनमें कुछ बीमारियां होती है जैसे कि डायबिटीज हो गया या और कुछ हार्ट डिसीजेस हो गए। तो ये क्या डिपेंड करेगा कि एज ग्रुप पे ही एक लिमिटेशन आते हैं कुछ एज ग्रुप पे, जैसे बच्चों में अगर देखा जाए तो ये नहीं होगा, मिडिल एज पे ये नहीं होगा, एज ग्रुप पे अगर ज्यादा एज ग्रुप वाले लोग होंगे और मेडिकेशन पे होंगे तो उन पे ही अफेक्ट करेगा या फिर बच्चों में भी करेगा, मिडिल एज में भी करेगा, इम्यून सिस्टम डाउन होगा तो करेगा, डिपेंड्स। नहीं, आपने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा सवाल किया है और सभी लोगों को मैं, सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना। ये हमने जो बताया है, ये जो रिसर्च हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं और ये फैलाव ऐसा ही चलता गया तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर अस। एक जो रिसर्च चल रहे हैं उसमें एक बात ऐसी है ये कि 70% लोगों को ये बीमारी यानी कि इन्फेक्शन जा सकता है, 70%। तो उसमें आप भी इंक्लूड हो सकते हो। ये जो मैंने बताई बातें वो रिसर्च की बातें हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं हो सकता, आपको भी हो सकता है। अच्छा। आपको भी हो सकता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि मास्क लगाओ, हाथ जो क्लीन करना है वो हाथ भी रेगुलरली क्लीन करने चाहिए। और ये जो बातें हैं, प्रिकॉशंस है, वो लेनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल ये दिख रहा है कि जिनको ये बीमारी नहीं है, जिनको कैंसर नहीं है, टीबी नहीं है, अस्थमा नहीं है, COPD नहीं है, जिनको डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है, इनको भी वो हो सकता है। तो आपको प्रिकॉशन ही लेनी ही चाहिए, डिपेंड्स, क्योंकि हम जो डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स इटली में, UK में, US में बहुत सारे डॉक्टर्स को इनका इन्फेक्शन हो गया, कई डॉक्टर्स इनमें गुजर गए। चेन्नई में एक डॉक्टर न्यूरोसर्जन वो कोरोना से ही गए। मोर देन 50 आई थिंक मुंबई में जो हमारे प्रशासन वाले लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनको भी इनका इसका इन्फेक्शन हो गया है, संसर्ग हो गया है। रिपोर्टर्स हैं आप जैसे,
उनको भी इसका असर हो गया। तो ये जो लोग थे, डॉक्टर्स या नर्सेस या पुलिस या रिपोर्टर्स, इनको कुछ भी बीमारी नहीं थी, ये डायबिटिक नहीं थे, हार्ट वाले नहीं थे, फिर भी जो वायरस का एक्सपोजर है, बहुत सारे जगह ये जाते हैं लोग, हमारे जैसे डॉक्टर बहुत काम करते हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो डोज ऑफ वायरस यानी कि जो इन्फेक्शन को आप ओपन हो रहे, एक्सपोज हो रहे, वो भी निर्भर करता है कि आपको इन्फेक्शन होगा या नहीं। तो एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको कुछ बीमारी नहीं है तो फिक्र करने की बात नहीं है, ऐसे नहीं है, आपको प्रिकॉशन लेनी ही चाहिए। लॉकडाउन में ये सेफ्टी के जो प्रिकॉशंस है वो उनका पालन करना ही चाहिए, और आपको वायरस से या कोरोना से बहुत दूरी बनानी चाहिए। ओके, जैसे कि सर ने हमें बताया कि प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है एंड होम क्वारंटाइन होना चाहिए, नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए हमारे से। तो हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो कुछ भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमें कैसे फॉलो करनी चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए। मैं एक एक करके क्वेश्चन सर से पूछूंगी और वो हमें जो है वो डिटेल में बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। तो सर जैसे कि ये है कोरोना वायरस, तो ये बेसिकली शुरुआत करते हैं क्योंकि बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है, सीरियसनेस नहीं है, इस वजह से जो हम लोग बाकी के जो लोग हैं वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं नियमों को, या फिर होम क्वारंटाइन करके खुद को सेल्फ डिस्टेंसिंग में रख के, जो जिनको अवेयरनेस नहीं है वो लोग कहीं पे तो बाधा डाल रहे हैं बीच में क्योंकि उनको खुद को अवेयरनेस नहीं है, तो वो रेड फ्लैग्स का काम कर रहे हैं, नियम बना रहे हैं और फॉलो करना चाहते हैं, इन कुछ लोगों की वजह से वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ये ट्रांसमिट कहाँ से होता है। ट्रांसमिशन के बारे में बात करने से पहले मैं जो प्राइमरी चीज है वो बता रहा हूँ आपको, कि जो वायरस है, वायरस यानी कि विषाणु, बहुत छोटा पार्टिकल जो हमारे रूटीन माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं दिख रहा है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखता है, जिसका लेंथ है या जिसका साइज है जस्ट 100 to 120 नैनोमीटर। नैनोमीटर यानी कि 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1000 इज 1 माइक्रोमीटर, एंड 1 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय 1000 इज 1 नैनोमीटर। सो इसका इतना छोटा साइज है। ये बाहर जो है वो जीवित अवस्था में नहीं रहता। विषाणु या वायरस हमारे शरीर के बाहर जीवित अवस्था में नहीं रहता। जब भी वो एंटर होता है, अंदर आता है शरीर में, तब इसकी कॉपीज निकलती है और वो हमारे फेफड़े में बहुत बड़ा असर करता है, हमारे किडनी पे असर करता है और धीरे धीरे शरीर में बढ़ता जाता है। ये जो वायरस है वो बाहर से अंदर आता है, वो हमारे सांस में से। तो ट्रांसमिशन के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी किसी मरीज को ये बीमारी है, अगर मैं मरीज हूँ, मुझे कोरोना है या कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है, ये बात बहुत जरूरी है कि हमें कोरोना का मरीज दिखाई नहीं देता, मालूम नहीं पड़ता। तुम्हारे सामने अगर कोई खड़ा है और वो कुछ खांसता नहीं, छींकता नहीं, उसको बुखार नहीं है, फिर भी वो कोरोना का शिकार हो सकता है, मरीज हो सकता है। अगर उसके सांस में या सांस में जो भी सिक्रीशंस होते हैं, कफ होता है, इसमें अगर वायरस है और जब भी वो बाहर छींकता है, खांसता है, अगर बोलता है जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें से थोड़े बहुत हमारे छींटे निकलते हैं और वो छींटे में ये वायरस होता है। इसमें 3 प्रकार है। इसमें जो बाहर जो कफ निकलता है उसमें छोटे छोटे जो छींटे हैं वो बाहर गिरते हैं। अगर आप उस मरीज के सामने 3 फीट के अंदर खड़े हो और अगर वो खांसता है या छींकता है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट वो पार्टिकल आता है, उसको हम ड्रॉपलेट बोलते हैं। इसका साइज रहता है 5 माइक्रॉन्स के ऊपर, और अगर जो डायरेक्ट उसके फेस पे जाए तो वो वायरस
ये कोरोना का वायरस डायरेक्ट जा सकता है, इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है दोनों आदमियों के लिए। जो मरीज है या मरीज लगता है उसके लिए मास्क जरूरी है, और आप जो उनके सामने खड़े हो आपके लिए भी ये मास्क जरूरी है। इसलिए जब आप लॉकडाउन में हो और अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हो बाहर, तो मास्क पहन के ही बाहर जाओ। ये पहला तरीका डायरेक्ट होता है। नंबर 2 तरीका क्या है कि अगर ऐसा मरीज खांसता है, वो छींटे गिरते हैं अपने हर रोज की जो जीवन में हम जो भी काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, पेन यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, दरवाजा जो रहता है उसका हैंडल रहता है, हैंडल को हाथ लगाते हैं। ऐसी जो जो चीजें हैं जिसको हम हाथ लगाते हैं, ये चीजों पे वो गिरता है, ये छींटे गिरती है। और बाद में क्या होता है, अगर मैं मरीज हूं और मैं नहीं रहूं, मैंने वो मोबाइल लिया है, मैंने मोबाइल रखा है या टेबल पे हाथ लगाए, कुर्सी पे हाथ लगाए, मैं बाहर गया और अगर और कोई आया और वो आदमी आके उस चेयर पे बैठा, कुर्सी पे बैठा या टेबल पे हाथ लगाया, मोबाइल हैंडल किया, पेन हैंडल किया, तो वो जो छींटे हैं उसमें ये वायरस रहते हैं और वो वायरस उसके हाथ को लगते हैं। और ये जो बीमार नहीं वाला आदमी है, वो जो हाथ लगाता है, वो अगर हाथ अपना चेहरे पे ले जाए या आईज पे, आंखों पे लिए ले जाए या नाक में घसीटे, नाक पे ऊपर घसीटे, तो ये वायरसेस डायरेक्टली जाते हैं उसके अंदर। इसलिए इस कोरोना का बीमारी जब तक चालू है, फिर भी मैं बोलता हूँ, आई एम अ चेस्ट फिजिशियन, फेफड़े की जो बीमारी है उस पर हम इलाज करते हैं और हम बरसों से बोलते आ रहे हैं कि जब भी आप कहीं जाते हो और अननोन प्लेस है, आपको मालूम है कहाँ मैं जा रहा हूँ, क्या है उधर, और हाथ लगाया, तो हाथ चेहरे पे नहीं डालना, नाक के ऊपर नहीं डालना या आंखों पे नहीं लेने का। इसको टी पार्ट बोलते हैं, टच पार्ट, टी एरिया। ये जो है टी एरिया को स्पर्श मत कीजिएगा। मास्क तो पहनना है, दूसरी बात इधर चेहरे पे हाथ नहीं लगाना। मास्क भी जब हैंडल करते हो तो मास्क की जो डोरी रहती है वो मास्क के ऊपर नहीं हाथ लगाना, वो जब हैंडल करते हो, सेटल करते हो, तो उसके ऊपर हाथ नहीं लगाना। ये दूसरा तरीका हुआ। और तीसरा तरीका है, आजकल कोरोना के ऊपर जो भी संशोधन चल रहा है, जो भी रिसर्च हो रही है, उसके ऊपर ये आ रहा है कि जब भी ऐसे ड्रॉपलेट्स, इनको हम ड्रॉपलेट्स और ड्रॉपलेट न्यूक्लिया बोलते हैं, ये टेबल पे गिरे या फर्श पे गिरे, जमीन पे गिरे, तो क्या होता है, कई पार्टिकल्स ऐसे ऊपर आते हैं, उसको हम द्रवाणु बोलते हैं, ड्रॉपलेट न्यूक्लिया बोलते हैं। ड्रॉपलेट न्यूक्लिया से द्रवाणु बनता है, यानी कि क्या होता है, वो हवा में ऊपर आके हवा में फैलता है। और ये वायरस, कोरोना वाला वायरस, ये विषाणु 10 या 12 घंटे तक उसमें रहता है। और अगर मैं बीमार हूं और मैं इधर से गया, निकल गया बाहर, और कोई आया और मैंने जो तरीके बताए दो, यानी कि उसको कुछ हाथ नहीं लगाया और मैंने उनके ऊपर भी छींका नहीं, खांसा नहीं, मैं उधर से गया, लेकिन हवा में वो फैल सकता है। और वो आके आदमी अगर उसको मास्क नहीं है तो वो इनहेल कर सकता है। और ये तीसरा तरीका, इसको एरोसोल बोलते हैं, इस तरीके से भी वो जा सकता है। इसलिए आप सभी को ये प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और ये कोरोना से दूर रहना चाहिए। अच्छा, हमने ये तो जान लिया कि ये जो कोरोना वायरस है वो ट्रांसमिट कैसे होता है, तो उन सारी चीज़ों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि कहीं हम ही ना ट्रांसमिट कर रहे हो। तो वो ख्याल रखने से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनमें हमें सोल्यूशन मिल सकता है और हम औरों की भी हेल्प कर सकते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा सर, तो ट्रांसमिट कर जाए तो फिर ह्यूमन बॉडी पे उसका जो है वो असर क्या करता है? वेरी गुड क्वेश्चन। अभी ये जो बात है कोरोना की हम बात कर रहे हैं, तो ये कोरोना सभी को नहीं होता,
एक कोरोना का वायरस अगर अंदर आ भी जाता है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मरीज हैं और बहुत बड़ी संख्या है जो अच्छे हुए, यानी कि बीमारी से मुक्त होके वो घर गए हैं। तो अराउंड 3 to 5% और कई जगह 10% तक इसका डेथ रेट है। तो एवरेज पकड़ा तो 3% तक डेथ रेट, यानी कि 100 मरीज हो गए या कोरोना से संक्रमित हो गए तो उसमें से ज्यादा 3 लोग मरते हैं। तो ये 3 लोग कौन है? 3 लोग कौन है? जो जिनकी उम्र ज्यादा है, 60 या 70 से ज्यादा है, जिनको कुछ बीमारी है, जैसे कि हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, दमा है, अस्थमा, COPD है, या बहुत दिन से वो बीमार है, कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारी है, तो इन लोगों को थोड़ा इनको सावधानी बरतनी चाहिए। इनको हो सकता है शायद कि इन्फेक्शन हो जाए। जो अस्पताल में काम कर रहे हैं, हमारे जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस या लैब टेक्नीशियंस, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके निकट आते हैं, वायरस के निकट आते हैं, बहुत सारा इन्फेक्शन का रेट है तो उनको बीमारी पड़ सकती है। तो जब ये वायरस अंदर जाता है, मैं थोड़ी ये बातें बताने जा रहा हूँ कि आपको प्रिकॉशन जो भी लेनी है ये इसमें है, इसमें इनके जवाब है। तो जब भी वायरस जाता है वो नाक के अंदर से जाता है और नाक में जाके गले में से वो फेफड़े में जाता है। जिनकी इम्यूनिटी कम है, यानी कि रोग से लड़ने की ताकत जिनकी कम है, मैंने जैसे बताया कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, उम्र ज़्यादा है, तो इनके शरीर में जो व्हाइट सेल्स रहते हैं, वो व्हाइट सेल्स यानी कि हमारे जवान हैं। वो बाहर से कोई भी जंतु आता है, वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, उनसे लड़ते हैं। वो जवान जो है व्हाइट सेल्स है, वो लड़ते हैं। इनकी ताकत ज़्यादा पड़ी तो वो बीमारी नष्ट होती है। तो ये ज़्यादा रखने वाले जो लोग हैं, रेगुलर एक्सरसाइज लेते हैं, अच्छा खाते हैं, विटामिन C लेते हैं, स्वस्थता है उनमें, टेंशन्स नहीं है, 7 या 8 घंटे दिन में वो यानी कि 24 आवर्स में सोते हैं, तो इनमें ये इम्यूनिटी ज़्यादा रहती है, इनके वाइट सेल्स है वो स्ट्रांग रहते हैं। तो जब भी ये जो कंट्रोल है या बैलेंस है बिगड़ता है, यानी कि वायरस की ताकत बढ़ गई, वो फेफड़े में जाता है। और फेफड़े में जाने के पहले मैं जो बोल रहा हूँ, आप जब भी घर में रहते हो और अगर आपको कुछ बारीक तकलीफियाँ हैं, कुछ सर्दी है, जुकाम है, गले में खिचखिच है, तो नमक का पानी लेके गार्गल्स कीजिए। तो इधर से वायरस नीचे नहीं जाएगा, बाहर ही निकलेगा। अगर थोड़ी सर्दी है तो स्टीम ले लो, वाटर स्टीम। ये जो बातें हैं ये प्रिकॉशनरी बातें हैं। तो फेफड़े में जाके क्या होता है, इधर हमारा युद्ध शुरू हो गया, वॉर शुरू हो गया। ये वायरसेस और हमारे व्हाइट सेल के बीच में वॉर होता है और हमारी शरीर की जो ताकत है, शरीर में जो भी सिस्टम्स है, वो सिस्टम में मैसेज दिया जाता है कि कोई बाहर से आ गया है, हमारा जो शत्रु है, विलन है, वो आ गया है, उनको मारना चाहिए। तो व्हाइट सेल्स नंबर बढ़ता है, बहुत ज़्यादा सेल्स आते हैं। अगर आपको कुछ लगता है, कुछ ट्रॉमा है, जख्म है, तो उधर सूजन आती है। क्यों सूजन आती है? उधर के व्हाइट सेल्स बढ़ते हैं, शरीर में से ब्लड स्ट्रीम से व्हाइट सेल्स आते हैं तो सूजन बढ़ती है। वैसे ही अंदर सूजन आती है, फेफड़े में सूजन आती है। और ये अभी लॉकडाउन शुरू है और लॉकडाउन के बीच में जब कोई बाहर आता है तो पुलिस उनको डंडा लगाती है, आपके सेहत के लिए। हाँ, तो जब ज्यादा जमाव आता है, ज्यादा भीड़ होती है, तो पुलिस फोर्स ज्यादा मंगानी पड़ती है ना। वैसे ये क्या होता है, वायरस खतरनाक है इसलिए वो ज्यादा फोर्स बढ़ाता है और ज्यादा फोर्स से ज्यादा केमिकल्स निकलते हैं। इसको साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, साइटोकाइन स्टॉर्म। तो इससे सूजन ज्यादा बढ़ती जाती है
ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और आजकल ये वायरस का पैथोजेनेसिस जो है, वायरस का जो असर है बॉडी पे, उसमें एक चीज आ गई है सामने, जो हमारे ब्लड वेसल्स है, जो हमारा खून बहता है, उसकी जो नलिकाएं होती है, वो ब्लड वेसल के अंदर का जो लेयर है उसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, वो एंडोथेलियम पे असर होता है। और ये एंडोथेलियम पे असर होता है, उस असर के बाद ब्लड में गुठलियां पैदा होती है, थ्रोम्बोसिस होता है, ब्लॉक्स होते हैं। और ये ब्लॉक्स होने के बाद इसके साथ साथ सब ऑर्गन जो है वो फेल होने लगते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर बोलते हैं, और पेशेंट गोज इन सेप्सिस। और ये सेप्सिस के साथ साथ, मल्टी ऑर्गन फेलियर के साथ साथ हमारे फेफड़े में सूजन बढ़ती जाती है। हम बोलते हैं कि फेफड़े में पानी हो गया, पल्मोनरी एडिमा, या ARDS बोलते हैं हम, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और ये जो वक्त रहता है, इसके पहले ही उसको वेंटिलेटर पे लाना पड़ता है। और ये बीमारी ऐसे ही बढ़ती जाती है। अभी कुछ दवाइयाँ हैं, दवाइयों का असर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो धीरे धीरे वो पेशेंट बहुत सीरियस होता है। इस तरह से वो वायरस हमारे बॉडी पे सभी जगह कब्जा करता है, यानी कि सब जगह फैलता है। और देन वी हैव टू से सॉरी। सो ये नहीं होना है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा रखो, खाना वक्त पे खाओ, रिलैक्स रहो। और जो लॉकडाउन है बहुत इम्पोर्टेंट, ये सब कब होता है, वायरस अंदर आया तो। वायरस को आना ही नहीं चाहिए था, विषाणु को दूर रखो तो सब अच्छा हो जाएगा। यस सर। सर ने है जो अभी बहुत सारे मैं पूछने वाली थी, उससे पहले उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस का हमें जवाब दे दिया है। बाय डे छोटे छोटे जो हम चीज़ें कर सकते हैं, जो घर पे रह के कर सकते हैं, जैसे कि गुनगुने पानी से नमक डाल के गागल करना हो या स्टीम लेना हो, घर से बाहर अगर ज़रूरत नहीं है तो ना निकले, और अगर जाते भी है तो मास्क और ग्लोव्स का यूज़ करें, जैसे कि विषाणु अंदर आ ही ना पाए, तो बाकी की चीज़ें हो ही नहीं सकती। तो बहुत सारी नॉलेज हमें मिल गई है, फिर भी और थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है जो डिटेल में जानने की ज़रूरत है हमें, तो वो पूछते हैं सर से।